कहानी दो भाइयों की, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। छोटे भाई अनिल की थी रिलायंस कम्युनिकेशन, बड़े भाई मुकेश की है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। दोनों कंपनियों का मुख्य काम लोगों को मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करवाना। मुख्य अंतर, एक पास्ट टेंस है और एक प्रेजेंट टेंस है। आज इन दोनों कंपनियों की बात क्यों? क्या है जिसने अतीत और वर्तमान को जोड़ दिया है? एक खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार खबर यह है कि अगर दूरसंचार विभाग चाहे तो जियो से एजीआर का लगभग 13,000 करोड़ रुपए बकाया वसूल करवा सकता है। इस एक लाइन की खबर का इतिहास बहुत ही लंबा है और मसला बहुत पेचीदा है, इसलिए आज इसे समझेंगे आप आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। अभी मैंने एक शब्द बोला, एजीआर। ये एजीआर क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये हुआ इसका फुल फॉर्म। हिंदी में मतलब हुआ समायोजित सकल राजस्व। ना आपको फुल फॉर्म अंग्रेजी का कुछ समझ आया ना हिंदी का। रुकिए, इसका मतलब बताते हैं। देखिए, किसी टेलीकॉम कंपनी को अगर भारत में ऑपरेट करना है तो उसे सरकार को कई चीज़ों के लिए पैसे देने होते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें छोड़ भी दें तो कम से कम 2 चीज़ों के लिए तो पैसे देने ही होते हैं, एक लाइसेंस के लिए और दूसरा स्पेक्ट्रम के लिए। लाइसेंस मतलब काम करने की इजाजत जो सरकार देगी और इसके लिए पैसे लेगी सालाना, इसलिए इसे एनुअल लाइसेंस फीस कहा जाता है। अब आया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे आप समझ लीजिए एक तरह की जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वो माध्यम जिसके बिना डेटा, फोन कॉल और एसएमएस जैसी मूलभूत मोबाइल सुविधाएं संभव नहीं है। और इस स्पेक्ट्रम पर भी सरकार या दूरसंचार विभाग का अधिकार रहता है। इसे टेलीकॉम कंपनियों को बेचकर भी सरकार पैसा कमाती है। 2G घोटाले वाला मुद्दा आपको याद होगा। दरअसल वो घोटाला उसी दौरान हुआ बताया गया था जब सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम बेचे। इसके बाद 3G और 4G स्पेक्ट्रम की भी नीलामी हुई, उसमें भी सरकार ने पैसा कमाया। बहरहाल, वापस लौटते हैं एजीआर पर। तो 1999 से पहले टेलीकॉम कंपनियां सरकार को लाइसेंसिंग के एवज में एक निश्चित राशि देती थी। वो कहलाता था फिक्स्ड फीस सिस्टम। फिर सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस सिस्टम को हटाकर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लेकर आई। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस के रूप में एक निश्चित राशि के बदले अपने रेवेन्यू का एक निश्चित प्रतिशत देना तय हुआ। पहले यह था 15% और 2013 आते आते ये घटकर 8% हो गया। मतलब कि कंपनियों को अपनी कमाई का 8% सरकार को देना था। याद रखिए, कमाई का, प्रॉफिट का नहीं। अब जैसे गोपीचंद की एक टेलीकॉम कंपनी है, अगर उसकी इस साल कमाई 100 रुपया हुई और खर्चा हुआ 90 रुपया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपया। तो क्या गोपीचंद अपने प्रॉफिट का 8% सरकार को देगा? नहीं, वो अपनी कमाई का यानी 100 रुपए का 8% सरकार को देगा, यानी 8 रुपए, न कि 80 पैसा। इसके अलावा स्पेक्ट्रम चार्जेस के रूप में भी टेलीकॉम कंपनियों को हर साल सरकार को अपने रेवेन्यू का 3 से 5% देना था। यहां पर भी रेवेन्यू का, न कि प्रॉफिट का। लाइसेंस फीस प्लस स्पेक्ट्रम चार्जेस के रूप में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला यही वार्षिक रेवेन्यू का निश्चित प्रतिशत कहा गया एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब आते हैं विवाद पर। आप कहेंगे कि जब एजीआर साल दर साल दिया जाना था तो रिलायंस कम्युनिकेशन का एजीआर अभी तक ड्यू क्यों है, बकाया क्यों है, और वो जियो क्यों देगा? चलिए आपको टाइमलाइन बताई जाए, विवाद भी समझ में आ जाएगा। टाइमलाइन समझिए। 1994 में टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस बंटने शुरू हुए। 1999 में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ। 2005 में टेलीकॉम कंपनियां एजीआर की परिभाषा को लेकर अड़ गई। परिभाषा को लेकर क्या विवाद था? जहां डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से एजीआर में टेलीकॉम कंपनियों की सभी आय जुड़नी थी, वहीं टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि इसमें सिर्फ कोर बिजनेस की आय ही जुड़े। कोर बिजनेस मतलब सिम बेचने से एसएमएस, कॉल, डेटा पैक, कॉलर ट्यून्स, बीएएस और मोबाइल से जुड़ी बाकी सुविधाओं से होने वाली आय। और डीओटी कह रही थी कि इस रेवेन्यू के अलावा बाकी चीजों से होने वाली आय को भी कंसिडर किया जाए। बाकी चीजें कौन सी? जैसे अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सिम कार्ड के साथ साथ फोन बेच रहा है, अपने एसेट जैसे जमीन बेच रहा है, अपना ऑफिस किसी को किराए पर दे रहा है, वगैरह वगैरह, तो उससे होने वाली आय भी। जब सरकार और कंपनियों के बीच विवाद बढ़ा तो मामला पहुंचा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल में। 23 अप्रैल 2015 को TDSAT का फैसला टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में नहीं भी तो उनकी तरफ झुका हुआ सा आया।
क्या आया वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अव्वल तो वो लंबा चौड़ा था और दूसरा उसका हमारी कहानी में साइड हीरो वाला रोल भी नहीं है। बस ये समझ लिए कि फैसले से सरकार और डीओटी असंतुष्ट थे। फिर असंतुष्ट पार्टी यानी सरकार या डीओटी सुप्रीम कोर्ट चले गए। 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला लिया और बोली कि टेलीकॉम कंपनियों को सरकार या डीओटी की परिभाषा के हिसाब से ही सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कोर टेलीकॉम वाली आय और नॉन टेलीकॉम वाली आय को जोड़कर ही एजीआर कैलकुलेट किया जाएगा। ये भूचाल लाने वाला निर्णय था, क्योंकि कई साल से अटके पड़े केस के चलते कुल 15 टेलीकॉम कंपनियों पर 1.47 लाख करोड़ का बकाया बन चुका था, जिसमें से 75% के करीब तो ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज की राशि थी। मूलधन तो सिर्फ 25 के करीब था। इस 1.5 लाख करोड़ रुपए में से 92,642 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस के थे और 55,054 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम चार्जेस के। वैसे इन 15 कंपनियों में से तो 10 या तो बंद हो गई हैं या दिवालिया हो गई हैं या इनकी दिवालिया होने की अर्जी विचाराधीन है, जैसे टेलीनॉर, टाटा टेली सर्विसेज, वीडियोकॉन वगैरह। यूं इस वक्त भारत में सिर्फ 4 टेलीकॉम कंपनियां जिंदा रह गई हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो पहले अलग अलग थी, और सरकारी वाला बीएसएनएल। पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल भी अलग अलग थे। खैर, टेलीकॉम कंपनियों के लिए करेले पर नीम चढ़ा वाली खबर ये थी कि इनको 3 महीने के भीतर सारे रुपए चुकाने थे। 23 जनवरी 2020 को ये डेडलाइन खत्म हो रही थी, लेकिन डेडलाइन के खत्म होने तक कंपनियों की हालत डेड हो रही थी। जियो ने जिस तरह से बाकी टेलीकॉम कंपनियों को बर्बाद कर दिया था, उसके बाद इतने ढेर सारे रुपए चुकाना इन कंपनियों के लिए कंगाली में आटा गीला करना सरीखा था। इंटरेस्टिंगली, वो सरकार या उसका दूरसंचार मंत्रालय ही था जो अपने रुपए वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। लेकिन फिर टेलीकॉम सेक्टर्स की गिरती हालत को देखकर वो सरकार या उसका दूरसंचार मंत्रालय ही था जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने पैसे वसूलने के लिए कोई एफर्ट नहीं किए। उल्टा अक्टूबर में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, ये कैलकुलेट करने के लिए कि टेलीकॉम कंपनियों को कैसे और कितना बेल आउट यानी कि कितनी राहत दी जाए। इसके बाद 20 नवंबर 2019 को टेलीकॉम कंपनियों को 2 साल का मॉरेटोरियम दिया गया 42,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम वाली राशि के पेमेंट पर। मतलब इतनी राशि टेलीकॉम कंपनियां 2 साल बाद जमा कर सकती थी। हालांकि अक्टूबर वाली कमेटी ऑफ सेक्रेटरी को 1 महीने के भीतर नवंबर 2019 में यह कहकर भंग कर दिया गया कि अब टेलीकॉम कंपनियों को 2 साल का मॉरेटोरियम मिल गया है, तो अब क्या चाहिए, बाकी मामला कोर्ट में तय होगा। 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने न केवल टेलीकॉम कंपनियों को डांट लगाई बकाये का भुगतान तय समय पर ना करने के लिए, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को भी वसूली में हील हवाली के लिए डपट दिया। बड़े कटु वाक्य बोले कोर्ट ने। क्या कहा? देश में कानून का राज है या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना चाहिए? क्या सरकारी डेस्क अफसर सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है? इसके पहले 23 जनवरी वाली डेडलाइन खत्म होने से पहले 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी पुनर्विचार के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसी पर कोर्ट 13 फरवरी 2020 को गुस्साया। इसके बाद 14 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज आधी रात से पहले पैसे दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने हचक के हड़काया तो इनमें से एक कंपनी भारती एयरटेल की बुद्धि खुल गई। बकाये में से 10,000 करोड़ रुपया 17 फरवरी 2020 को जमा करवा दिया। बोले बाकी का भी जल्द करा देंगे। बाकी का बोले तो 25,000 करोड़ से ज्यादा ड्यू अब भी बाकी है। इतनी डांट खा चुकने के बावजूद डीओटी फिर से सुप्रीम कोर्ट गया मार्च 16, 2020 को, अब की बार फिर टेलीकॉम कंपनियों का पक्ष लेकर कि इन्हें 20 साल तक पेमेंट का वक्त दे दो, साथ में निर्णय की तारीख के बाद की पेनल्टी और ब्याज भी इनसे ना लिया जाए। 18 मार्च 2020 को फिर डीओटी ने डांट खाई कि उसने टेलीकॉम कंपनियों को सेल्फ असेसमेंट की इजाजत कैसे दे दी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कंपनियां समझती हैं कि वो कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली हैं? जो देय राशि है उसे लेकर अब कोई आपत्ति नहीं स्वीकार की जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों के टॉप के अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा। कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को निजी तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। क्या हम यानी कि कोर्ट, क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हमें नहीं पता चल रहा है? कंपनियां मीडिया के माध्यम से कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भी दी कि डीओटी ने जो उचित समयावधि देने की मांग की है, इस पर विचार किया जाएगा। कब किया जाएगा? अगली सुनवाई में।
लेकिन 3 जजों की बेंच ने कहा जो भी हम देय राशि के बारे में निर्णय लेंगे वो कंपनियों को देना पड़ेगा। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोड मैप मांगा, पूछा कंपनियां कैसे भुगतान करेंगी, कंपनियां क्या बैंक गारंटी देंगी, क्या कंपनी के डायरेक्टर निजी बैंक गारंटी देंगे, बिना ऐसी किसी गारंटी के सरकारी भुगतान की किस्त नहीं बांधी जा सकती। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कोर्ट ने अब की कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने कोविड-19 के रिलीफ के लिए भी कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया है। ये बात 11 जून 2020 की है। 18 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से पिछले 10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने को कहा। 20 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरकॉम, वीडियोकॉम और एयरसेल के दिवालिया से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स उसके साथ शेयर किए जाएं, इसलिए ताकि दिवालिया होने की प्रक्रिया का ये कंपनियां दुरुपयोग ना करें और बच निकलने का रास्ता न मांगे। 10 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक प्लान तैयार करने को कहा कि वो कैसे उन टेलीकॉम कंपनियों से एजीआर वसूलेगी जो इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया होने की ओर बढ़ रही हैं। ये मामला था 10 अगस्त तक का। इसके बाद लगातार सुनवाइयां हो रही हैं। अब हालिया हायरिंग्स में क्या हुआ है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक आप देखते रहें आसान भाषा।